जो नए इन्वेस्टर 5 साल के लिए आने वाले हैं तो उन्हें तो कभी भी कैसा भी कहीं भी इन्वेस्ट कर दें इंडियन इक्विटी में, 5 साल अगर उनका हो रहा है। नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह सासन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रत्यक्ष एफएम सर्विसेज में। आप सबका धन्यवाद जिस तरीके का आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं। बजट को लेके वीडियो थोड़ा सा लेट है, मेरे हेल्थ इश्यूज के कारण अभी भी आवाज़ ठीक नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट उतना ही है जितना इम्पोर्टेंट हमने प्री बजट का एक्सपेक्टेशन वाला वीडियो लेके आए थे। तो यहीं से इस टॉपिक का अगर मैं नाम दूँ तो ये आ जाएगा आफ्टर बजट अब क्या हमारा रोड मैप रहना चाहिए, जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो हमें इस बजट से उम्मीदें लगाई हैं जो आया है उसके बाद से। तो ये गवर्नमेंट ने क्लियरली जो बजट दिया बहुत ही अंडर प्ले करके दिया। जैसे मैंने पहले मेरे वीडियो में क्लियरली बोला था कि 3 पर्सपेक्टिव डिस्कस किए थे कि वो 3 कौन से पर्सपेक्टिव है जहाँ पे हमने इंडिविजुअल लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे और मार्केट को क्या उम्मीद है बजट से, तो वो डिस्कस किया था। वो लिंक अगर आप देखेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए थे। उसके अगेंस्ट में इंडिविजुअल पे हम डिस्कस करें तो कोई टैक्स रिजाइम में छूट नहीं दी है। वही जो ओल्ड टैक्स रिजाइम, जो न्यू टैक्स रिजाइम 7 लाख की थी और जो ओल्ड वाली है, और जितने ATC और जितने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं वो एज इट इज़ रखे गए हैं। दूसरा सबसे मेन पॉइंट है कि जो 9 साल से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनको सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीनेशन है ये फ्री ऑफ अ कॉस्ट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। तीसरा जो मेन बजट का हाईलाइट था वो ये था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट क्लियरली ये देख रही है कि 11 लाख करोड़ का जो कैपेक्स, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो लगाएंगी, तो वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को उन्होंने एलोकेट किया है कितना फंड, तो मैक्सिमम फंड गया है डिफेंस को। तो वहाँ से एक हमें इंटरप्रिटेशन निकल के आता है कि जैसे HAL, BHEL ये जो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी लास्ट ईयर में रैली करके आई हुई हैं, इनका मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अभी भी बनेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग थीम पे उतना ही रोबस्ट है ये गवर्नमेंट, उतना ही अभी भी फोकस कर रही है। फिर वहाँ से एक और चीज़ निकल के आती है कि फार्मर्स और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका एक्सटेंशन कर रहे हैं। जो एक वो योजना है जहाँ पे सब्सिडी मिलती थी घर बनाने के लिए, तो उसका एक्सटेंशन हुआ है। एक जो टैक्स है कॉर्पोरेट स्लैब में, जो नई कंपनीज है उनको 22% की जगह जो है टैक्स में छूट मिली है। तो उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सबसे ज़्यादा डिफेंस है, उसके बाद में होम अफेयर्स हैं, और उसके बाद में ये जो जितने भी सेक्टर्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं जिनको ये हुआ है, तो उससे क्लियर इंडिकेशन ये है कि जो फिजिकल डेफिसिट पहले, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो गवर्नमेंट बोलती थी कि हमारे एजेंडा में है फिजिकल डेफिसिट को कम करना, ये गवर्नमेंट ने 0.3% से फिजिकल डेफिसिट को तो कम किया ही किया है। अभी ये क्लियरली इनका इरादा है कि इसको 4.5% के नीचे लेके आएंगे, और ये मुझे रूट इम्प्लीमेंटेशन में पॉजिटिव भी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो ज़्यादा फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय ये जो गवर्नमेंट है इंफ्रा पे ज़्यादा स्पेंड करने का सोच रही है। अब इंफ्रा पे स्पेंड करना है तो कोरिलेशन वाइज मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि ये कहीं से अगर रोड निकलता है तो आसपास का उसका तबका, गांव, वो सूबा पूरा डेवलप हो जाता है, क्योंकि ज़मीन के रेट्स बढ़ते हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं पैसा लेके आती है, और वहाँ से जो स्पेंडिंग्स हैं वो इंक्रीज़ होती है। तो ये मैंने छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि डायरेक्ट फॉर्म ऑफ अ टैक्स, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ अ टैक्स में ये वाइटल रोल प्ले करती है। रोजगार वहाँ पे जनरेट होता है, वहाँ पे जब इंफ्रा का काम स्टार्ट होता है तो रोजगार ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े होटल्स आएंगे या वो आएगा। रोजगार जैसे जब रोड बनने के लिए मजदूर का रोजगार से लेके, तो जो अगर एक बड़ा रिजॉर्ट बनता है तो वहाँ तक के रोजगार, होटल मैनेजमेंट का एक बंदे का रोजगार, वो पूरा साइकिल कवर करता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश देना। तो ये गवर्नमेंट बोल रही है कि हम इंफ्रा पे उतना ही पुश देंगे। अब इन चीज़ों के बाद में कौन से वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें फ़ायदा होने वाला है, तो उसके लिए इन डिटेल वीडियो आपको 3 से 4 दिन में 110% मिलेगा। वहाँ पे एक रोड मैप हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने ये जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि सेक्टर डिफेंस सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, और ये जो उनके रिलेटेड हम जो PE रेशियो वाले, कम PE रेशियो वाले जो स्टॉक्स हैं लेके आपके लिए आएंगे, और म्यूचुअल फंड्स लेके आएंगे, तो उसमें हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे क्यों हम ये स्टॉक्स या ये म्यूचुअल फंड्स को रिकमेंड कर रहे हैं। पर उससे पहले हमें ये चीज़ देखना है कि ये गवर्नमेंट बहुत फॉर्मली पोजीशन है, अगला टेन्योर इनको कॉन्फिडेंट है कि हम अगला टेन्योर सर्व करेंगे। और मैंने पहले भी बोला था, जब जब गवर्नमेंट
फर्म होती है या इंडिकेशंस आते हैं कि गवर्नमेंट रिपीट होती है, तो भले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो चल रहा है उसी में जो है कंटिन्यूएशन उम्मीद की जाती है, और वही मार्केट में हमको इम्पैक्ट दिखा। अब मैं स्क्रीन की तरफ आपको जो डीआई एक्टिविटीज का दिखाता हूँ कि जनवरी में क्या डीआई वर्सेस एफआई की एक्टिविटी हुई, उसके बाद में हम उसको मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे, कंक्लूड करेंगे। बट अभी एक डिस्क्लेमर है कि ये जो फर्स्ट हाफ रहने वाला है, ये हो सकता है कि फर्स्ट हाफ कंसोलिडेशन और एक नए हाईज दिखाए, जैसे कल भी एक नया हाई बना और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब फर्स्ट हाफ के बाद में मार्केट चैलेंज करेगा, मार्केट हमें टेस्ट करेगा, ये फॉर श्योर है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल यूएस के इलेक्शंस होने वाले हैं, यूरोप यूनियन के जो इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके बाद में अब आगे की जो सिनारियोज हैं वहाँ पे कंसोलिडेशन हमें फिर भी देख सकता है, हो सकता है और कंसोलिडेशन आए, कि जैसे नए नए हाई अभी हम लास्ट के 3 महीने में हर हफ्ते हर 1.5 हफ्ते में नया हाई आया, वो थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज कम लग रही हैं। उसके लिए इन डिटेल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब एफआई वर्सेस डीआई एक्टिविटी, अभी तो 2 दिन गए हैं फरवरी में, तो नेट तो 1800 करोड़ नेगेटिव है, स्क्रीन पे दिख रहा है, और 3335 जो डीआईएस ने पैसा डाला है, तो ओवरऑल पॉजिटिव है। पर हम जनवरी की बात करेंगे तो जनवरी में डीआईएस ने 26,700 करोड़ डाला, और उसके अगेंस्ट में 36,000 करोड़ एफआईआईज ने निकाला है। और वही कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ इशू, रेड सी क्राइसिस, अभी जैसे इजराइल और फिलिस्तीन में जो वॉर की टेंशन से कम हुई है, तो उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हमें यूएस मार्केट्स में भी देखने को मिला है। और यूएस मार्केट में जैसे फेड की कमेंट्री जो हुई है, उसमें भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन उस टाइम पे आया। क्यों आया कि उन्होंने डेफिनेटली बोला जरूर कि हाँ हम रेट कट्स देख रहे हैं, और वो ये 2024 में उन्होंने ये बोला है कि हम 150 बेसिस पॉइंट्स जो हैं 1.5% तक जो है हम इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। बट बोले अभी मार्च ऑन द टेबल, मार्च वाली कमेंट्री या मार्च में ही ये रेट कट जो है उम्मीद ना लगाई जाए, तो उसके अगेंस्ट में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिला। एज अ रिजल्ट जो यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी ईज हो गए थे। और वहीं मैं बोलता हूं कि जब ये कमेंट्री आती है तो हम देख सकते हैं कि 35,000 करोड़ 36,000 करोड़ निकला, ऑल टाइम हम डिकेडल लो पे बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें अब जब स्टेबिलिटी आएगी, गवर्नमेंट रिपीट होके आएगी, तो वापस एफआईआईएस को इधर ही आना है। वो आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और हमें मतलब मौका देंगे उनको सर्व करने का। तो ये हम अगर बात करते हैं तो दिसंबर में पॉजिटिव एफआईआईएस थे, फिर नेगेटिव हुए, और अभी फॉर एग्जांपल कि अभी 2 दिन ही हुए हैं फरवरी में, तो हम इट्स टू अर्ली टू कमेंट। बट क्रूड की हम बात करें, क्रूड वापस जैसे वॉर की टेंशन्स कम हुई तो पोजिशनल वे में वापस एक डिक्लाइन मैनर में हमें देखने को मिला। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि बीच में जैसे टेंशन्स बढ़ी थी तो 78 तक गया, उसके बाद में अभी 72 पे वापस आके सस्टेन हो गया। तो एकदम ग्रेजुअल इंक्रीज, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं क्रूड में ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, तो वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और खासकर इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट को बहुत जो है इफेक्ट करता है। लेवल ऑफ इंपोर्ट वर्सेस लेवल ऑफ एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बात हो गई क्रूड की, हमने देख लिया। डीआई एक्टिविटी देख ली, नया हाई बना, उसके बाद में वापस 1000 पॉइंट का हमने कहीं ना कहीं सेंसेक्स में कंसोलिडेशन देखा। तो कंसोलिडेशन अभी भी जब तक पे ये गवर्नमेंट ऑन पेपर वापस नहीं आती है, तो मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन चलता रहेगा। कंसोलिडेशन मीन्स कि जो नए इन्वेस्टर 5 साल के लिए आने वाले हैं, तो उन्हें तो कभी भी कैसा भी कहीं भी इन्वेस्ट कर दें इंडियन इक्विटी में, 5 साल अगर उनका होराइजन है तो वो पैसा बनाते ही बनाते हैं। बट जब शॉर्ट टर्म्स हैं, शॉर्ट टर्म में अगर एफआईआईएस की बात करते हैं तो एफआईआईएस में एक हेज फंड्स होते हैं जो सब्सटैंशियल अमाउंट लगाते हैं, और एक जो एफआईआईएस जो दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कोई प्रोविडेंट फंड होता है, किसी का जो गवर्नमेंट जो पीएफ की स्कीम्स वाले जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। आई होप आपको ये जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले वीडियो में आपके पास में जो हमने जैसा प्रॉमिस किया है कि हम कौन से सेक्टर्स हैं वाले स्टॉक्स हैं जो फ़ायदा करेंगे, और कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो हम इस साल के लिए हमें देखना चाहिए, वो हम डेफिनेटली आपके पास लेके आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।